भाई चंद्रा इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्लास को कंटिन्यू करें। एक बार आप लोग कमेंट करिएगा, इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ रिस्की राहुल जी का आ रहा है हेलो लिख के। बिल्कुल सबको मेरा राम राम। राहुल आपको भी राम राम। एकता का आ रहा है, एकता सोलंकी का। हरि कृपा दुबे जी का आ रहा है। बिल्कुल प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आप पीजीटी स्पेशल प्रैक्टिस करवाइए। बिल्कुल हरिप्रिया दुबे जी प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको। वंतिका वर्मा जी का आ रहा है, निधि जी का आ रहा है, नसरीन अंसारी, दिव्या, सभी लोगों का यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कमेंट आ रहा है। एक बार आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। ग्रेड 2 के लिए स्पेशली जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसका जिक्र करने हम लोग चल रहे हैं, उसे देखने समझने चल रहे हैं। ग्रेड 2 के लिए समझने चल रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बेहिचक हमसे पूछिए, कमेंट करिए। और जो सिलेबस है ग्रेड 2 का वो काफ़ी छोटा सा सिलेबस है, और अगर ध्यान से व्यक्ति पढ़े तो बहुत आसानी से ग्रेड 2 में एक अपना पोस्ट, एक अपना स्थान निश्चित कर सकता है। आप लोग कमेंट बीच बीच में करते रहिए, मैं आप लोगों का कमेंट लेता रहूँगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताइए। और जो सिलेबस है अगर उसकी बात किया जाए तो सिलेबस आप लोगों को जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, उसको आप देख लें कि क्या सिलेबस है, कैसे आप लोगों को पढ़ना है। पूरी बातों को आप लोगों को बताया गया है, क्लियर कराया गया है। एक बार मैं आप लोगों का कमेंट ले लूँ। तो चलिए बिल्कुल आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई। आपके सिलेबस में जो पहला ही चैप्टर है उसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, मतलब पृथ्वी की गति और उनके प्रभाव। पृथ्वी की गति और उनके प्रभाव से हम ग्रेड 2 का पेपर अभी देख रहे थे, तो उसमें कई प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं, इतने टेक्निकल भी पूछे गए हैं, कुछ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे पूछे गए हैं कि नॉर्मल सा अगर उसे आप पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। यहाँ ध्यान दें, आप रटने के चक्कर में पढ़ेंगे, जैसे मैं देखता हूँ कि और परीक्षाओं में आप लोग रटने लगते हैं, रटने के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर बाधाएं आएंगी। समझने पर बल दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं आप लोगों को बाई फ्रेमिंग सब चीज़ें एक एक करके समझाऊंगा भी, और जो ज़रूरत समझ में आएगी उसे मैं लिखवाऊंगा भी एक एक करके आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछते रहिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछते रहिए। आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। बिल्कुल चलिए बिल्कुल कमेंट आप लोग ज़रा एक बार सभी लोग करिएगा, और जितने भी ग्रुप बना रखे हैं उस ग्रुप में एक बार शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। बिल्कुल कमेंट आप लोग करते रहिए, कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो देखा जाएगा। पूरन जी का रहा, सर जी यूपी टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी का कब से क्लास लेंगे, प्लीज़ रिप्लाई। तो वो सब क्लासेस चल रही है, टीजीटी के लिए भी चल रहा है, टीजीटी के लिए भी क्लासेस दी जाएगी, यूपी की भी क्लासेस दी जाएगी। और ये आप लोगों का जो राजस्थान ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, उसके लिए भी, और जो ग्रेड 3 है उसमें लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी दूंगा। बिल्कुल पूरन जी मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं। कुछ सिगार ट्रिक को बता दीजिए प्लीज़। सर जी प्लीज़ एक बार सिगार ट्रिक को बता दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस सिगार ट्रिक की बात कर रहे हैं आप। कमेंट करिए एक बार, थोड़ा सा मैं समझूं कि क्या आप जानना चाह रहे हैं तो मैं बता दूंगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मोशन ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स। पृथ्वी की गति और उनके प्रभाव को हम लोग क्लियर करते हैं, देखते हैं। इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है, पढ़ना इसमें है कि जो हमारी पृथ्वी गति करती है उसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे पूरे पृथ्वी पर,
जो हमारी पृथ्वी गति करती है वो गति कैसे करती है और उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, ये आप लोगों को देखना है। और इसमें आप लोगों को 3 बिंदुओं को देखना पड़ता है। एक तो देखना पड़ता है पृथ्वी का आकार, दूसरा पृथ्वी की गतियां, और तीसरा देखना पड़ता है पृथ्वी पर सूर्य की स्थितियां। 3 पॉइंट्स को आप लोगों को क्लियर करना होता है। आइए पहले पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। और बिल्कुल आप लोग जैसे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं एक एक करके आप लोगों को पढ़ा बता रहा हूं, तो आप लोग आराम से एक एक चीज़ों को, एक एक बिंदुओं को ध्यान से देखते चलेंगे और कॉपी में बनाते चलेंगे। और 1 नंबर पे आप लोग अपने चैप्टर का नाम लिख लेंगे, जो आप लोगों का अभी लिखा गया था उससे कंप्लीट कर लेंगे, पृथ्वी की गति उनके प्रभाव। और इसी के अंतर्गत आप लोग एक हेडिंग्स डालेंगे, पृथ्वी का आकार, हेडिंग बनाएंगे आप, पृथ्वी का आकार, इंग्लिश में बोलते हैं शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के आकार को आप लोग सीखने चल रहे हैं, और पृथ्वी के आकार से प्रश्न आप लोगों से बनता है, तो पृथ्वी के आकार के अंतर्गत कौन कौन से आकार आते हैं, तो आपसे प्रश्न बनने लगते हैं। और 4 ऑप्शंस मैं आपके सामने रखता हूं, 4-5 जितना कहें उतना मैं रख दूं, आप लोग आंसर करिए जरा, मैं देखूं ऑप्शन ए में पृथ्वी का आकार कैसा है, आप लोग आंसर करिएगा। ऑप्शन ए में मैं लिख देता हूं गोल, ऑप्शन बी में मैं आप लोगों के लिए रख देता हूं अंडाकार, अंडाकार, और ऑप्शन सी में आप लोगों के लिए रख दिया जाता है सर्पिलाकार, जिसे इस इंग्लिश में इस स्पाइरल कहते हैं, सर्पिलाकार। और ऑप्शन डी में आप लोगों के लिए रख दिया जाता है दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार। और ऑप्शन ई में आप लोगों के लिए रख दिया जाता है जेड, जिसे हिंदी में आप लोग भू-आभ कहते हैं। तो आप लोग हमें बताएं कि अगर इस तरह से आप लोगों से बन जाए कि पृथ्वी का आकार किसे कहते हैं, और इसमें से कोई भी ऑप्शंस, जो ऑप्शंस रखे गए हैं, जो मेरे पढ़ाने का अनुभव है, ये सब नाम आते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए मैं इन्हीं सबों के नाम आप लोगों के सामने रखा हूं। देखना चाह रहा हूं कि कितने लोग क्या क्या आंसर देते हैं। तो एक बार जरा कमेंट करिएगा। आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। मनोज कुमार जी, बिल्कुल टीजीटी पढ़ाया जाएगा आपको। ई, प्रदीप कुमार जी का लिख के आ रहा है ई, कुछ लोगों का जेड यहाँ पर लिख के आ रहा है, जेड या ई आप लोगों का लिख के यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का ई ऑप्शन आ रहा है। जियान लिख के आ रहा है, उपासना सिंह, जेड होता है, जियान नहीं। भू आभा लिख के आ रहा है उपासना सिंह का फिर से। आई, अब हम लोग देखें हमारी पृथ्वी का आकार कैसा होता है, यही आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ जो लोग गोल कह रहे हैं, तो हमारी पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए हम गोल ऑप्शंस को नहीं मानेंगे। अंडाकार को अगर देखें तो अंडे की आकृति आप लोगों को, जो अंडे की आकृति है आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखती है, नीचे चौड़ा ऊपर पतला, इस प्रकार से अंडे की आकृति भी नहीं होती है। सर्पिलाकार आकृति की अगर बात करें तो सर्पिलाकार कुछ ऐसे बनता है स्पाइरल, जो हमारे आकाशगंगा का आकार है, इसलिए सर्पिलाकार भी नहीं होगा। दीर्घवृत्ताकार अगर बात किया जाए तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है, जिसपे हमारे जो ग्रह होते हैं वो तारों का चक्कर लगाते हैं, जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार या इलिप्टिकल पथ पे लगाते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपकी गलत हो जाएगी। जो राइट आंसर है वो जेड या भू-आभ है। अब इसी जेड या भू-आभ को सीखना है कि क्या है, यही हमारा पृथ्वी का आकार, और जेड से क्या क्या प्रभाव हमारे पृथ्वी पर पड़ते हैं, पृथ्वी के गति, पृथ्वी के आकार, इन सबों के प्रभाव से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखें कि हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार कैसा है, यहाँ पर हम पृथ्वी के आकार को लेते हैं। पृथ्वी के आकार को सबसे पहले यहाँ पर लिया जाए, ये मान लें कि ये हमारे पृथ्वी का आकार है, और जो पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा जाती है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा जाती है, इसी रेखा को आप लोग किस नाम से जानते हैं? इस रेखा को ही आप लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसे मैं लिख देता हूं विषुवत या फिर
भूमध्य रेखा। यह विषुवत या भूमध्य रेखा, इसी को आप लोग इंग्लिश में इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं, इक्वेटर हो जाता है। तो विषुवत या भूमध्य रेखा होता है। जब इससे ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और नीचे की तरफ जाते हैं तो इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाएगा। यहां थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें कि जब हम ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करें, ऊपर की तरफ जाना शुरू करें, यहां से ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे इस बिंदु पर। मार्कर थोड़ा चेंज किया जाए, आप लोग देख पाएं अच्छे से। मुझे लग रहा है ग्रीन तो और नहीं दिख रहा है, वाइट ही ले लिया जाता है। यहाँ पर जब हम लोग पहुँचेंगे तो ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु को हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं या नॉर्थ पोल कहते हैं। उत्तरी ध्रुव होता है या इसी को हम लोग एनपी कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और यहाँ से जब हम लोग नीचे आएंगे इस बिंदु पर, तो इस बिंदु को हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं या इसी को साउथ पोल के नाम से जानते हैं। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ने चलते हैं तो ये सब बहुत छोटी सी बातें होती हैं। मैक्सिमम लोगों को यह जानकारियां रहती है कि उत्तरी ध्रुव कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव कौन सा है, इस प्रकार की जानकारियां आप लोगों को मिलती रहती है। तो ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, और इस वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग अपने पृथ्वी को देखें तो हमारी पृथ्वी दो प्रकार से गतियां करती है, जो इसके तुरंत बाद आप लोगों को सीखना है। दो प्रकार से गतियां करती है। एक तो सूर्य का परिक्रमा करती है, जिसे हम लोग परिक्रमण गति, रेवोल्यूशन कहते हैं। एक अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, जिससे रात दिन का निर्धारण किया जाता है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तेजी से, तो उस पृथ्वी पर दो बल कार्य करते हैं। एक अपकेंद्री बल कार्य करता है, जिसे केंद्र अपसारी बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और एक अभिकेंद्री बल कार्य करता है, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब आप कल्पना करिए, सभी लोग कल्पना की अवस्था में जा सकते हैं। सभी लोग हमारे यहाँ जो भी पढ़ रहे होंगे मैच्योर होंगे, लगभग 15 साल से सबकी उम्र जो होगी वो ऊपर ही होगी, तो सोचने समझने की क्षमताएं भी आप लोगों के पास होगी। जरा सोचिए कि अगर कोई भी पिंड स्वतंत्र रूप से घूर्णन करे लिक्विड अवस्था में और स्वतंत्र रूप से घूर्णन करे, तो उस पिंड पे जो विषुवत रेखा होगा, इक्वेटर होगा, जो ये हम बात कर रहे हैं, जो बीच वाली रेखा होगी, इस पर बाहर की तरफ पदार्थ फेंका जाएगा। जैसे कोई भी पिंड तेजी से घुमाया जाए स्वतंत्र रूप से, तो बाहर की तरफ जो पदार्थ फेंकेगा वो इक्वेटर पे फेंकेगा, जिसे हम लोग केंद्र अपसारी बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। लेकिन इसी पिंड पर जो दोनों ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवों पर ऊपर से नीचे की तरफ दाब लगेगा, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से या पहला ये केंद्र अपसारी होगा, और ऊपर की जो हम लोग देखें ये अभिकेंद्री बल होगा। अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल, और अभिकेंद्री बल ऊपर से नीचे की तरफ दबाएगा और हमारी पृथ्वी थोड़ा चपटा हो जाती है दोनों ध्रुवों पर। इस बात को समझने के लिए हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के तरफ और विषुवत रेखा का जो व्यास है, इसे हम लोग निकालने की कोशिश करें, तब हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। तो हम लोग देखें कि मान लें ये हमारी पृथ्वी पूरा गोल ऐसे पृथ्वी है, या ऐसे हमारी पृथ्वी हो गई, लगभग गोल ऐसे, और पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है, यहाँ नीचे दक्षिणी ध्रुव है, तो इस उत्तरी ध्रुव से कोई राड हम लोग लोहा डालें और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे हम लोग निकालें, और पृथ्वी ऐसे हमारी हो जाए। उत्तरी ध्रुव से कोई लोहा डाल के, राड डाल के, और दक्षिणी ध्रुव को निकालें, ऐसे हमारी पृथ्वी है, यहाँ से अंदर अंदर डाल के यहाँ की तरफ निकालें। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कि मैं परिधि की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहरी भाग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ निकालने की बात कर रहा हूँ, जिसे आप लोग व्यास कहेंगे, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कहेंगे। मतलब यहाँ से हमने एक लोहे को डालने की कोशिश किया और लोहा यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, और इस भाग को हम लोग देखें, जो ये भाग आप लोगों को मिल रहा है, इस भाग को आप लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास बोलते हैं। और जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है, ये होता है 12,714 किलोमीटर। कितना होता है? 12,714 किलोमीटर होता है। आपसे प्रश्न भी बनता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर होता है।
वहीं पर हम लोग दूसरी बिंदु में देखें, जो ये वाला भाग दिख रहा है, दूसरा वाला यहां से जो भाग दिख रहा है, अब इसके लिए क्या करना है, जैसे हमारी पृथ्वी ऐसे है, उत्तरी ध्रुव से हम लोग डाल रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव की तरफ निकाल रहे हैं, तो जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। जबकि पृथ्वी हमारी ऐसे है और विषुवत रेखा पर हम लोग ऐसे करके डालें, ऐसे करके व्यास डालें, तो इसे हम लोग विषुवतीय व्यास के नाम से जानते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा है, विषुवतीय व्यास हो जाएगा। और इस भाग को हम लोग कहेंगे विषुवतीय व्यास। विषुवतीय व्यास किसका विषुवतीय व्यास? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। और पृथ्वी के विषुवतीय व्यास को अगर आप लोग देखें तो ये होता है 12,756.6 किलोमीटर। 12,756.6 किलोमीटर हो जाता है। 12,756.6 किलोमीटर विषुवतीय व्यास हो जाता है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। अब आप लोगों से यहीं से एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है? ध्यान दें, यहां पर एक प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि पृथ्वी के विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में अंतर, पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर पाया जाता है, जरा आप देख के बताएं। यहां से हम विषुवतीय व्यास में से ध्रुवीय व्यास को माइनस कर लेंगे तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा 42.6 किलोमीटर। कितना मिल जाएगा? 42.6 किलोमीटर मिल जाएगा, जो आपके परीक्षा में पूछा गया था। 42.6। यहीं पर आप लोगों से कभी कभी घुमा के त्रिज्या पूछ लेता है। व्यास पूछेगा तो ये भाग हो गया, यहां से ऊपर के नीचे की तरफ आएंगे तो व्यास होगा, और कभी कभी घुमा के आप लोगों से यहां से त्रिज्या से प्रश्न पूछ लेता है। तो जरा एक बार आप लोग कमेंट करें कि त्रिज्या में कितने किलोमीटर का अंतर होता है, अगर त्रिज्या का अंतर पूछ ले तो। अगर त्रिज्या में अंतर पूछ ले तो कितना हो जाएगा? तो व्यास का ठीक आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। व्यास का ठीक आधा त्रिज्या होता है, मतलब यहां से यहां वाला भाग होगा तो व्यास, ये होगा तो व्यास। लेकिन यहां से लेकर यहां तक आएंगे तो त्रिज्या, यहां से लेकर आएंगे तो यहां पर त्रिज्या। ये आपका ध्रुवीय त्रिज्या है, ये आपका विषुवतीय त्रिज्या है, और इसमें जब अंतर निकालेंगे तब आप लोगों को कितना मिलेगा? 42 का आधा हो जाएगा 21 और 6 का आधा हो जाएगा 3। तो कितना किलोमीटर हो गया? अगर त्रिज्या में अंतर पूछेगा तो 21.3 किलोमीटर, जबकि व्यास में पूछेगा तो 42.6 किलोमीटर। अब चीजें आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि क्या आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, थोड़ा ध्यान से गंभीरता से आप लोग अगर देखें तो यहां लिखा है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, लगभग यह होता है 12,712। भाई 2 किलोमीटर तो ज्यादा हो रहा है, 12,712 आप लोग कर सकते हैं, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर लेना है 12,714, और इसी में 42.6 जोड़ देंगे तो आपका विषुवतीय व्यास निकल के आ जाएगा। और इसका आधा अगर देखें, दोनों में से माइनस करें 42.6 का, ये व्यास है, अगर त्रिज्या पूछेगा तो ठीक इसी का आधा। इस प्रकार हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, और जो चपटापन है उसी के कारण व्यास और त्रिज्या में अंतर आप लोग साफ साफ स्पष्ट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और इसीलिए जो पृथ्वी का आकार होता है, इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसे समझने की कोशिश करिएगा। चलिए अब यहां थोड़ा सा हम लोग देखें, यहां हम लोग देखें कि आपसे मैं कह क्या रहा हूं, कि क्या टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और क्या प्रश्न पूछा गया है आपसे पृथ्वी के आकार के बारे में। आप लोगों से पूछा क्या गया है? पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार पूछा गया है, यही तो पूछा गया है। अब पृथ्वी को हम लोग बोलते हैं जियो, यूनानी भाषा का शब्द है जियो। आकार को हम लोग बोलते हैं आईडी, आईडी बोलते हैं।
इन दोनों को अगर हम सम्मिलित रूप से मिला दे तो आपका बन के आ जाता है जियो प्लस आईडी मिला के जेड। यही आप लोग उत्तर भी अभी दे रहे थे जेड, इसी को आप लोग हिंदी में लिख देते हैं जेड। या इसी भाग को अगर देखें ध्यान से, ये आप लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, और हम लोग जो देखें पृथ्वी, इस पृथ्वी को हम लोग भू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भू। आकार को आभा बोलते हैं या आभ बोलते हैं, तो ये आपका हो जाता है आभ। और इसे भी अगर सम्मिलित रूप से हम लोग मिला के देखें तो इसे भी क्या बोला जाएगा? भू आभ। क्या हो जाएगा? भू आभ। इस प्रकार आप लोग अब स्पष्ट कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि हमारे पृथ्वी का आकार कैसा होता है। तो पृथ्वी का आकार जेड होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि पृथ्वी का आकार जेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए इसका आकार ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा धरती पे कुछ पाया जाए। ना तो नारंगी, ना तो सेब, ना तो केला, ना अंगूर, ना आप अंडा की बात करते हैं अंडा। पृथ्वी का आकार खुद पृथ्वी जैसा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जेड कहते हैं या भूआभ के नाम से जानते हैं। अब आकार आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। आकार अब आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे, आकार समझ गए होंगे। इस आकार के कारण हमारे पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये हम लोग स्पष्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले बिंदु को हम लोग देखें कि जो हमारे पृथ्वी का प्रमाणित जी का मान है वो 45 अंश अक्षांश से निकाला जाता है। 45 अंश अक्षांश है, और यही प्रमाणित जी का मान प्रदर्शित करता है या मान देता है। और एक बार आप लोग कमेंट करें कि पृथ्वी के प्रमाणित जी का मान कितना है। पृथ्वी के प्रमाणित जी का मान कितना है? तो प्रमाणित जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रति सेकंड स्क्वायर दिख रहा होगा, कटेगा तो आप लोग बताइएगा। तो यहां पर देखें प्रमाणित जी का मान कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब जरा हम लोग देखें कि जो जी का मान है यह पृथ्वी का जो शेप है इस पर निर्भर करता है। और जो निर्भर करता है वो कैसे निर्भर करता है, विशेष समझना है कि हमारी पृथ्वी को अगर हम देखें तो लगभग हमारी पृथ्वी गोल हो रही है, और पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं तो जी का मान घटता है, और पृथ्वी के सतह से वायुमंडल में जाते हैं तब भी जी का मान घटता है। या हम कहें कि वायुमंडल से पृथ्वी के सतह पर आएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, और पृथ्वी के केंद्र से सतह पर पृथ्वी के जाएंगे तब भी जी का मान बढ़ेगा। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो सर्वाधिक जी का मान है वो पृथ्वी के सतह पर होता है। पृथ्वी के सतह पर पृथ्वी का सर्वाधिक जी का मान होता है। लेकिन अब प्रश्न यहां से बनेगा कैसे कि पृथ्वी पर जो जी का मान है, पृथ्वी के सतह पर जो जी का मान है, प्रमाणित जी का मान तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन सर्वाधिक जी का मान हमारे पृथ्वी पर कहां पर दर्ज किया जाता है? तब आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो जी का मान होता है वो पृथ्वी पर कहां दर्ज किया जाता है? तो ध्रुवों पर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जी का मान कहां पर दर्ज किया जाएगा? ध्रुवों पर किया जाएगा। और सबसे कम कहां पर दर्ज किया जाएगा? यह भी प्रश्न बन जाएगा भाई, ज्यादा बनेगा तो कम भी बनेगा। और सबसे कम जी का मान कहां पर होता है? सबसे कम जी का मान कहां पर होगा? विषुवत रेखा पर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्रुवों से सबसे नजदीक कौन है? पृथ्वी के पृथ्वी के केंद्र से सबसे नजदीक कौन सा भाग है पृथ्वी का? ध्रुव है। त्रिज्या में देखा जाए तो 21 किलोमीटर कम है, और विषुवत रेखा सबसे दूर पड़ता है, इसलिए विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। पृथ्वी की सतह की मैं बात कर रहा हूं, आंतरिक भाग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यहां पर पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक जी का मान कहां पर होता है? ध्रुवों पर। और सबसे कम कहां पर होता है? विषुवत रेखा पर।
और पृथ्वी का प्रमाणित जी का मान कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह प्रमाणित जी का मान कहां से लिया जाता है? तो 45 अंश अक्षांश पर हम जब जाएंगे तब आप लोगों को इतना जी का मान मिलेगा। जो किसी भी ग्रह का जी का मान होता है उसी के आधार पर उसका पलायन वेग या वेलोसिटी निर्भर करता है। जितना कम जी का मान होगा उतना ही फायदा में आप रहेंगे पृथ्वी से अगर कुछ निकालना है तो, क्योंकि पृथ्वी का जी का मान अगर इतना है तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आप लोग अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आप लोगों को मिलेगा कि जो GSLV प्रकार की सैटेलाइटें हैं उनको हमेशा इक्वेटर के इर्द गिर्द रखा जाता है, क्योंकि वहाँ से अगर कोई भी सैटेलाइट ऊपर हमें प्रक्षेपित करनी है, पृथ्वी की कक्षा में रखनी है, तो उससे कम स्पीड की ज़रूरत पड़ती है और जाके जहाँ पर जाना होता है वहाँ पर स्थापित कर दिए जाते हैं। अक्सर आप लोग इस बात को देख सकते हैं, जैसे फ्रेंच गुयाना, तमाम तरह के आप लोग देखेंगे, सब आप लोगों को मिलेंगे। तो पृथ्वी के आकार पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो आपके सामने हैं और मैक्सिमम लोग इसे स्पष्ट कर पा रहे होंगे। इसे ऐसे ही आप लोगों को अपने कॉपी में बनाना है फ्रेमिंग के तहत। रोहित कुमार जी का आ रहा है, बिल्कुल रोहित आप तैयार कर लीजिएगा। इसको मैं पहले लेक्चर को समझाने की कोशिश किया था, लेकिन संयोग बस उस दिन कुछ टेक्निकल इशू चल रहे थे जिसके कारण हम पूरी बातों को समझा नहीं पाए थे, है ना। तो उसे प्राइवेट कर दिया गया और फिर से आप लोगों के लिए मैं नया सेशन लेके आया और फिर से मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो इसे आप लोग ऐसे ही नोट कर लें। यह आप लोगों का अब समझ में आया होगा इस बात का कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, जियाड। अब बात समझ में आ रहा होगा वास्तव में जियाड है क्या, ये अब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है जियाड, और जियाड का प्रभाव क्या है हमारे पृथ्वी पर ये भी आप लोग देख पा रहे होंगे। अब दूसरी पॉइंट आप लोग डालेंगे, दूसरी पॉइंट डालेंगे पृथ्वी की गतियाँ, जो आप लोगों के सिलेबस में शुरू में ही लिखा गया है। देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पृथ्वी की गति, और उनके प्रभावों को भी हम एक एक करके आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोग पृथ्वी की गति को देखेंगे और यहाँ से प्रश्न जो बने हैं उन प्रश्नों को भी मैं क्लियर कराऊंगा। तो दूसरी आप हेडिंग्स बनाएंगे इस चैप्टर में, पृथ्वी की गतियाँ, हेडिंग्स बनाएंगे आप लोग, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ अब आप लोगों को पढ़ना है। काफ़ी आसान सा लेक्चर रहेगा, बस ध्यान से आप लोग मेरे साथ बने रहिए। इतना छोटा सिलेबस है कि मैं पूरा फुल कॉन्फिडेंस में कह सकता हूँ और आप लोगों को आश्वस्त कर सकता हूँ कि जितना चीज़ दिया गया है बस उतना आप व्यवस्थित ढंग से पढ़ लीजिए। निश्चित रूप से आप फर्स्ट पेपर संभाल लीजिए और ये चीज़ें जो आप लोगों के सामने हैं बस उसे देखते चलिए ध्यान से और बनाते चलिए, देखिएगा एकदम आसान हो जाएगा। फिर लास्ट में जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसे जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो एक तरफ से आप मारते चले जाएंगे। पृथ्वी की गतियां अब आप लोगों को सीखना है। अब फिर से हम लोग अपने पृथ्वी को लेते हैं, फिर से अपने पृथ्वी को हम लोग लेते हैं। मान लें यहाँ पर हम लोग पृथ्वी को ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी की जो बीचों बीच से रेखा जाती है उसे अभी हम लोगों ने देखा कि क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे पहले लेक्चर से। ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। इससे ऊपर हम लोग चलते हैं तो आप लोग यहाँ पर पहुँचेंगे तो इसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, NP, और इस वाले बिंदु पर जाएंगे तो इसे हम लोग साउथ पोल के नाम से जानते हैं। यह उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव और ये विषुवत रेखा। इसके सापेक्ष हम लोग देखें तो हमारी पृथ्वी सामान्यतः दो प्रकार से गतियां करती हैं। कैसे दो प्रकार से गतियां करती है, अब जरा देखने की कोशिश करिएगा। हमारी पृथ्वी सामान्यतः दो प्रकार से गतियां करती है। कौन कौन सी दो गतियां करती है? एक गति इधर लेते हैं और दूसरी गति हम लोग इधर लेते हैं। दोनों गतियों को ध्यान से आप लोग देखते चलें, सीखते चलें। जो इधर वाली गति है इस पर हम लोग लेते हैं परिक्रमण को, परिक्रमण को, और इधर वाले गति को हम लोग ले लेते हैं या थोड़ा सा इधर से लें, परिभ्रमण को, जिसे आप लोग कहते हैं घूर्णन, परिभ्रमण या घूर्णन। दो गतियां ध्यान से देखते चलें।
पहली गति को आप लोग कह रहे हैं परिभ्रमण और दूसरी को कह रहे हैं परिक्रमण। परिक्रमण का क्या मतलब होता है? परिक्रमण का मतलब होता है कि सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है, ऐसे मान लें, और हमारी पृथ्वी हमारी इस सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसे हम लोग परिक्रमण या परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमण या परिक्रमा शब्द एक ही, ध्यान रखिएगा। परिक्रमण या परिक्रमा ये दोनों शब्द एक ही है। और हमारी पृथ्वी सूर्य का क्या करती है? परिक्रमा करती है। और दूसरी जो गति आपको परिभ्रमण या घूर्णन बताई गई है, तो यह ग्रह जब सूर्य का परिक्रमा करती है उस दरमियान अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती रहती है, अपने अक्ष पर ऐसे घूमती रहती है। जिन कारणों से यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जाता है तो दिन पड़ता है और रात्रि जो पीछे भाग होता है वो रात्रि होती है। तो यहाँ से आप लोगों से प्रश्न क्या बन जाता है? प्रश्न आप लोगों से बनना शुरू हो जाता है, प्रश्न आप लोगों से बनना शुरू हो जाता है इससे कि किसका निर्धारण करते हैं। इससे निर्धारण किसका होता है? तो आप लोग कहते हैं इससे निर्धारण होता है वर्ष का। किसका निर्धारण होता है? वर्ष का। जबकि आपसे परिभ्रमण या घूर्णन से पूछा जाता है कि इससे किसका निर्धारण करते हैं, इससे आपका निर्धारण पूछा जाता है। तो यहां पर जो निर्धारण होगा वो होगा रात एवं दिन का, रात एवं दिन का होता है। इससे वर्ष का निर्धारण होता है और इससे रात दिन का निर्धारण होता है। अब जरा हम लोग देखें कि जो परिक्रमण है, इस परिक्रमण में जो अवधियां लगती है वो लगभग कितने समय का अवधि लगता है। यहां पर हम बात करें अवधि की, तो अवधि आप लोगों से पूछा जाता है, पृथ्वी का एक परिक्रमण का अवधि है 365 सही 1/4 दिन होता है, या इसी को लगभग आप 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड कहते हैं। और पृथ्वी का ये भाग का अगर हम लोग अवधि देखें या समय को देखें तो आप लोगों को मिलेगा कि लगभग 24 घंटा। कितना मिलता है? लगभग 24 घंटा मिलता है। ध्यान रखें, जो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड होता है। अगर एग्जैक्ट की अगर कोई बात करे तो मैं एग्जैक्ट भी बल्कि लिख ही देता हूं, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड का समय लगता है, जो ये अवधि है ये एग्जैक्ट। लेकिन आप बस ये मेन वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, नीचे वाले का कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। और इस समय को अगर देखें तो ये भी मेन आप लोग इसी को रखिएगा, लेकिन एग्जैक्ट 23 घंटा 23 आवर लिख दे रहा हूँ, 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड का समय लगता है। यस से हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, सेकेंड का समय लगता है, ये समय लगता है। अब देखिए जरा कि जो परिक्रमण है, यह परिक्रमण किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है, यह आप लोगों से प्रश्न बनता है। यहाँ पर आप लोगों को मैं फ्रेमिंग से ही स्पष्ट करा दूँ दिशा। तो जो दिशाएं होती हैं, ये होती है दिशा पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम दिशा होती है हमारी पृथ्वी का परिक्रमा करने का सूर्य के सापेक्ष। प्रश्न बनता है यहीं पर, अगर इसके दिशा की हम लोग बात करें तो यह भी सेम टू सेम दिशा होगा पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। यहां पर ध्यान दें हम लोग कि दो मात्र ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो विपरीत घूर्णन करते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। यहां पर ध्यान रखें, सॉरी ये क्या मैं कर दिया, पश्चिम से पूर्व होगा ना, उल्टा हो गया। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो जाती, बहुत बड़ी गलती हो जाती। पश्चिम से पूर्व, और यहाँ भी होगा पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। यहां ध्यान दें आप लोग कि पश्चिम से पूर्व दिशा में हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ।
पृथ्वी जो परिक्रमा करती है वो पश्चिम से पूर्व, और जो अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है वो भी पश्चिम से पूर्व करती है। यहाँ दो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत घूर्णन करते हैं, और वो दो ग्रह कौन से हैं? शुक्र और अरुण, जो पूर्व से पश्चिम के तरफ घूर्णन करते हैं। यही कारण है कि जो हमारी पृथ्वी है इस पर सूर्य उदय होता है पूर्व में और अस्त होता है पश्चिम में। अभी जो कन्फ्यूजन में लिखा गया यही दिमाग में चल रहा था मेरे, बताने के लिए कुछ दूसरा और कर दिया कुछ दूसरा। तो जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे चलती है? पश्चिम से पूरब चलती है, इसलिए सूर्य हमें प्रतीत होता है कि पूरब से पश्चिम आ रहा है। ठीक विपरीत आप लोगों को पता चलता है। जैसे आप लोग गाड़ियों को देखते हैं, कोई गाड़ी लेके चलते हैं आप लोग, मान लीजिए पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो आपको प्रतीत होगा कि जो जमीन भाग रही है वो पूरब से पश्चिम, ठीक विपरीत पता चलती है। तो हमारी पृथ्वी चलती है पश्चिम से पूरब, इसलिए सूर्य हमें प्रतीत होता है कि पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो हमारा जो दिशा होता है ग्रहों का वो पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं। अब जरा देखें, अब जरा स्पष्ट करें यहां पर कि जो परिक्रमण है इससे प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव क्या पड़ता है? तो इससे जो प्रभाव होता है ये होता है ऋतु परिवर्तन का। ऋतु परिवर्तन का ध्यान रखेंगे। ऋतु परिवर्तन किससे होता है? तो जो परिक्रमण होता है उससे ऋतु परिवर्तन होता है, और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण होता है, जो 23.5 अंश पृथ्वी हमारी झुकी है, जो अगले तुरंत लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं, पृथ्वी पर सूर्य के स्थिति में। तो यहाँ पर ऋतु परिवर्तन का प्रभाव परिक्रमण से पड़ता है, जबकि आप लोग ध्यान दें कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर स्पष्ट रूप से, आप लोग भी लिख लीजिएगा। ऋतु परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को स्पष्ट लिखवा भी दिया कि घूर्णन या परिभ्रमण से ऋतु परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखते हैं कैसे। हम लोग देखें कि जो हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन होते हैं वो 3-3 महीने पे हो रहे हैं। जैसे 3 महीना चल रहा है ग्रीष्म ऋतु जो वर्तमान में चल रहा है। 15 जून के बाद आप लोग देखेंगे वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है, दूसरा 3 महीना वो भी चलेगा। फिर आप लोग देखेंगे कि 15 सितंबर से शरद ऋतु आ जाएगी जो 3 महीना चलेगी। फिर 15 दिसंबर से हम लोग देखेंगे शीत ऋतु आ जाएगा जो मार्च तक चलेगा। फिर से 15 मार्च से ग्रीष्म ऋतु चलेगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो पृथ्वी का परिक्रमा है उससे वर्ष का निर्धारण हो रहा है, जिसमें 12 महीने हो रहे हैं। 4 ऋतुएं, एक ऋतु 3 महीना चल रही है, तो 3 चौका 12 महीने में हमने 4 ऋतुओं को पार किया, और जिससे प्रभाव पड़ रहा है किसका? परिक्रमण का या परिक्रमा का। लेकिन घूर्णन अगर ऋतु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता तो घूर्णन तो प्रतिदिन हो रहा है, और रोज प्रतिदिन रात और दिन की अवधियां बदल रही हैं, तो हमारे यहाँ रोज ऋतु परिवर्तन होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए ऋतु परिवर्तन के लिए परिभ्रमण जिम्मेदार नहीं है बल्कि परिक्रमण है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब जरा हम लोग देखें कि हमारी पृथ्वी ध्रुवों से कैसे गति करती है, ये समझने की कोशिश करें। तो अगर हम लोग उत्तरी ध्रुव पर चले जाएं और इससे ऊपर जाके हम देखना शुरू करें पृथ्वी को, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी तेजी से घूर्णन कर रही है, और हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, ऐसे पृथ्वी हो गई, उत्तरी ध्रुव पर जाके हम ऊपर जहाज से, हेलीकॉप्टर से, चाहे जैसे हम अपने पृथ्वी को देखने की कोशिश करें तो हमारी पृथ्वी कैसे चलती है। तो उत्तरी ध्रुव से अगर हम लोग देखेंगे जाके अपने पृथ्वी को, यहाँ देखिए बड़ा कन्फ्यूजन होते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए कि ये कलम है ना, ये पेन आप लोग ऐसे पकड़ सकते हैं और पकड़ के नचा सकते हैं। ऐसे इस पेन को आप ऐसे नचाएंगे, जब इस पेन को नचाएंगे तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब ऐसे चलती है, और यहाँ पर अगर घड़ी रख देंगे तो घड़ी चलती है ऐसे, और हमारी पृथ्वी चल रही है ऐसे। तो उत्तरी ध्रुव से देखने पर हमारी पृथ्वी, ऐसे प्रश्न बनेगा कि उत्तरी ध्रुव से देखने पर हमारी पृथ्वी गति करती है, घूर्णन गति करती है या गति करती है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे घड़ी के सुई के विपरीत, घड़ी के सुई के, घड़ी के सुई के विपरीत,
विपरीत, या इसी को आप लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये गतियां करती है कहां पर? उत्तरी ध्रुव पर, घड़ी के सुई के विपरीत या एंटी क्लॉकवाइज। वहीं हम लोग अगर इस दक्षिणी ध्रुव पर आ जाएं तो हमारी पृथ्वी ऐसे ही है और हमारी घड़ी ऐसे हम पलट के ऐसे रख दें और हम चले जाएंगे नीचे और नीचे से पुनः पृथ्वी को हम देखेंगे, या ऐसे घुमाते हुए पेन को अपने आप ऐसे पलट लीजिए और पलटेंगे तो यहाँ पर क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर घड़ी की सुई के अनुरूप, या यहाँ पर हम लोग कह दें कि यहाँ पर क्लॉकवाइज हमारी पृथ्वी चलती है। तो यहाँ ध्यान दें कि उत्तरी ध्रुव पर हमारी पृथ्वी कैसे चलती है? तो एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर हमारी पृथ्वी गति करते हुए कैसे दिखाई देती है? तो क्लॉकवाइज। आप घड़ियों को निकालकर आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप लोगों से लास्ट एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमारी पृथ्वी गति करती है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, हमें बताइएगा। मैं बता दिया कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब चलती है, तो हमारी पृथ्वी को अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी कैसे गति करती है? दो ही ऑप्शन मैं रख रहा हूं, दोनों ऑप्शन मैं आप लोगों का देखना चाहूंगा। दायां से बायां हमारी पृथ्वी चलती है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी में मैं रख रहा हूं कि बायां से दायां हमारी पृथ्वी चल रही है। दो ऑप्शन है, आप जरा चूज करें, हमें बताएं कि ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी। हमारी पृथ्वी को अगर गति करते हुए हम लोग देखें, घूर्णन गति करते हुए हम अपनी पृथ्वी को देखें तो हमारी पृथ्वी कैसे चलेगी? हमारी पृथ्वी कैसे चलेगी? एक बार जरा आप लोग कमेंट करिएगा, एक बार जरा कमेंट करके आप हमें बताएं कि हमारी पृथ्वी कैसे चलेगी। हमारी पृथ्वी दाएं से बाएं चलती है कि बाएं से दाएं चलती है? दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, दो ऑप्शन है आपके सामने। बस इतना छोटा ऑप्शन तो कोई नहीं बनाता होगा, मात्र दो ही। आप लोगों को 4 ऑप्शंस की लत लग गई होगी, लेकिन दो ही आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। और दो ऑप्शंस में भी मैं देखूं कि आप लोग क्या करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आशा का आ रहा है दायां से बायां, प्रदीप कुमार का आ रहा है बायां से दायां। दो ऑप्शन दो लोग दिए हैं और दोनों लोग भिन्न दे दिए हैं, अलग अलग दे दिए हैं। तो जरा यहाँ पर और लोग कमेंट करें, मैं देखूं, और लोग यहाँ पर कमेंट करें, मैं देख पाऊँ कि क्या कमेंट करते हैं। आप लोग कमेंट करते रहिए, जरा मैं देख लूँ। तो यहाँ पर अब हम लोग ध्यान से देखें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर हम पृथ्वी पर चलें तो हमारी पृथ्वी चल रही है कैसे? पश्चिम से पूरब, ऐसे पश्चिम से पूरब हमारी पृथ्वी इधर के तरफ चल रही है, और हमारी पृथ्वी दायां से बायां चल रही है। जो ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है, हमारी पृथ्वी दायां से बायां चल रही है। अब समझने की कोशिश करें हम लोग कैसे। तो हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब के तरफ चलती है, मतलब ऐसे। तो इस हाथ में हम मार्कर पकड़े हैं और ये मार्कर दाएं से किधर जा रहा है? बाएं के तरफ चल रहा है। फिजिक्स में, ज्योग्राफी में या साइंस में हम लोग देखते हैं कि जो चलने के रूल होते हैं, बायां से दायां चलेगा तो ऐसे, और दायां से बायां चलेगा तो ऐसे। कभी आप ऐसे मत करिएगा, उल्टा हो जाएगा, ये बिल्कुल रगड़ते हुए जाएगा, या उल्टा हाथ करके मत लेके जाइएगा, हाथ ही टूट जाएगा। तो जो दिशाएं बताई जाती हैं वो या तो बाएं से दाएं ऐसे या दाएं से बाएं ऐसे। तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, इसलिए कैसे जा रही है? दाएं से बाएं। इसे कैसे आप लोग लंबे समय तक याद रखेंगे? तो हमारी पृथ्वी रॉयल है, सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी रॉयल है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर सुख है, दुख है, जीवन है, सब कुछ भुगतने को मिलता है हमारी पृथ्वी पर। हमारी पृथ्वी रॉयल है, इसलिए हम पृथ्वी के लिए शब्द यूज करते हैं रॉयल, ROYAL, रॉयल। और इसीलिए इसका ट्रिक बन जाता है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, या इसी को आप लोग कहते हैं दायां से बायां। हमारी पृथ्वी कैसे चल रही है? दायां से बायां चल रही है हमारी पृथ्वी। तो ये आप लोगों के पृथ्वी की गति है, और पृथ्वी के गति के प्रभाव क्या है ये आपको दिख रहा है कि इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऋतु परिवर्तन हो रहा है, इससे वर्ष का निर्धारण हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? इससे रात और दिन हो रहा है,
इससे ऋतु परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं है। जो गतियां हैं वो कहां कहां से कैसी गतियां हैं, इतने ही प्रश्न आप लोगों से आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं गति से स्पेशली। अभी पृथ्वी पर सूर्य की स्थितियां हम लोग देखेंगे जिसमें और प्रभावों को आपको सीखना है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि दोनों गोलार्धों में रात दिन बराबर होते हैं, 21 मार्च 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर, है ना। जो ऋतुएं हैं वो कौन कौन सी ऋतुएं हैं, कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये हम लोग अगले टॉपिक में तुरंत देखने वाले हैं, या आज क्लास को हम ओवर कर देंगे यहीं पर। कल वाले टॉपिक में हम देखेंगे, थोड़ा सा वो लंबा टॉपिक पड़ जाता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे हो जाता है। अगर उसको ध्यान से अपना देखें तो मैं तुरंत आप लोगों को पढ़ाऊंगा और ऐसे ही प्रश्न करूंगा और आप लोगों को लगेगा कि मैं जादू लगा दिया हूं, आप उत्तर ही नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो मैं हट जाता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें और दूसरी बिंदु भी ऐसे ही आप लोग बना लें। पहले में पृथ्वी का आकार देखें, दूसरी में हम लोग पृथ्वी की गतियां देखें, और जो तीसरा टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को वो मैं हेडिंग्स डाल के छोड़ देता हूं, बना के छोड़ देता हूं, जिसे आप लोग लिख लीजिएगा पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पेपर दे के लौटेंगे तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न तो आपके इसी से प्रश्न बन जाते हैं, पृथ्वी पर सूर्य के स्थिति से। पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति, पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति, इसे हम लोग कल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कल देख के इसके बाद जो दोनों बिंदु आप लोग देखें उन दोनों बिंदुओं को मैं लिखवा दूंगा, आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। पृथ्वी के आकार से क्या क्या प्रभाव वो भी, पृथ्वी की गतियों से क्या प्रभाव वो, और पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति है, इससे आपको क्लियर करा दूंगा। इससे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। तो कैसा लगा सेशन, एक बार आप लोग कमेंट करें, फिर मैं आप लोगों को विदा कर दूं और आप लोग ऐसे ही खूब धुआंधार पढ़ते रहें, क्लियर करते रहें। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ अरुण यादव जी का आ रहा है दाएं से बाएं लिख के, सोनम का भी आ रहा था, लक्ष्मी का भी आ रहा था, अरुण का दाएं से बाएं आ रहा है, पीके सर प्रयागराज से ए लिख के आ रहा था। चलिए, सपना गोस्वामी सुन वानी का भी आ रहा है मैसेज, मैं देख पा रहा हूँ। तो कैसा लगा सेशन एक बार आप कमेंट करिएगा, और कल इसी के आगे मैं पृथ्वी पर सूर्य की स्थितियों को आप लोगों को पढ़ाऊँगा, क्लियर कराऊँगा। आप लोग कमेंट करते चलिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें बताइएगा। कल मिलते हैं, क्लास को यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओके, थैंक यू।